नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के जो पार्ट्स बच गए थे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूँ यशवंत कुमार। इसके पहले हम सब जानते हैं कि संविधान को लेकर के संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको लेकर के हम लोग इस वीडियो के सिलसिले में पढ़ रहे हैं। आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेपीएससी का जो भी आपका पीटी और मेंस के रिस्पेक्टिव में जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को इस चैनल के माध्यम से आप सभी को करवाया जाएगा। कंटिन्यू आप इस चैनल में बने रहिए। हम लोग इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं वह आपका प्रीएम्बल से रिलेटेड है और साइलेंट फीचर्स से रिलेटेड है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को लेकर के पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है जो आपका पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें कि हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोग अगर देखें बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था। सबसे पहला बात की हम लोग लास्ट टाइम जो पढ़े थे वह था हमारा फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 तक हम लोगों ने उसे पढ़ा था। आर्टिकल 13 और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी बात को पढ़ा था कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स के साथ साथ में हमारे सिटीजन्स को भी प्राप्त हैं। तो इनमें से सारे हम लोगों ने पढ़ा था और इसी के साथ में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जो इसमें हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन को ही प्राप्त है, बल्कि फॉरेनर्स को नहीं प्राप्त है। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग नेक्स्ट में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी में हम लोग देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 का बात करते हैं। और आर्टिकल 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बात करता है राइट टू इक्वालिटी का। और राइट टू इक्वालिटी में जो बात कहा जाता है आर्टिकल 14 के अंतर्गत वह होता है हमारा मुख्य रूप से ये होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे दो कैनोटेशंस दिया गया है, दो मीनिंग दिया गया है। पहला दिया गया है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे अच्छे से कि आखिर ये दोनों कैनोटेशंस का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। इस वीडियो में हम लोग यह भी बात जानेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या है। और यहाँ पर हम यह भी बात जानने की कोशिश करेंगे कि हम जब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी का तो क्या राइट टू इक्वालिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें यहाँ पे इस वीडियो में तो यहाँ पे हम लोग दो तीन बातों पर चर्चा करेंगे। जो कि पहला बात हम लोग का होगा कि राइट टू इक्वालिटी का सेंस क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या सेंस और क्या मतलब है। थर्ड में हम लोग जानेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। और लास्ट में हम लोग एक्सेप्शंस की बात करेंगे कि इक्वालिटी का एक्सेप्शंस के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं और चैनल में नए हैं स्टडी प्लस के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। फर्दर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं जो चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अंडरस्टैंडिंग की और मेरे समझाने की जो फ्रीक्वेंसी अगर मैच करता है, आपको समझ में आता है, तो डेफिनेटली आप चैनल में बने रहिएगा। मैं लगातार आप लोगों के साथ में कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बना करके चीज़ों को समझा सकूं, पढ़ा सकूं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 का। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्त कि स्टेट शैल नॉट डिनाई। यहाँ पे बात करेंगे हम स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है जो हम लोगों ने आर्टिकल 12 में पढ़ा था कि पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का जो एग्जीक्यूटिव है ऑर्गेन्स के रूप में लेजिस्लेचर है वे शामिल होते हैं। स्टेट की बात करें तो स्टेट जो हमारा लेजिस्लेचर है उसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेन्स है, लेजिस्लेटिव ऑर्गेन्स है, साथ ही साथ लोकल बॉडीज भी इसमें शामिल होता है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके अदर अथॉरिटीज़ भी, स्टेट्यूटरी बॉडीज़ भी, और इवन यहाँ तक कि इंडिविजुअल कोई प्राइवेट आपका पर्सन है वे भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे कहने का सेंस क्या है समझिएगा कि आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई। इसका मतलब है कि राज्य जो है वो किसी भी तरीके का डिनाई नहीं करेगा टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं उसके साथ स्टेट कभी भी ये डिनाई नहीं करेगा कि उनको इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ना मिले। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे इसके कैनोटेशंस को भी समझते हैं दोस्त और आगे की ओर चलते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें, बात करते हैं यहाँ पे कि दिस प्रोविजन कन्फर्स, ये प्रोविजन जो है कन्फर करता है किस चीज को, कि ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स। अगर आप देखे होंगे इसके पहले कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, ये 14 क्या कन्फर करता है कि सभी पर्सन को, चाहे वो सिटीजन हो या फिर आपका फॉरेनर हो, यहाँ पे सभी को इक्वालिटी की बात कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो मोर ओवर द वर्ड पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है यहाँ समझ लीजिए। पर्सन के अंतर्गत इंक्लूड होता है आपका लीगल पर्सन। लीगल पर्सन कहने का सेंस क्या है दोस्त, कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। पर्सन के अंदर अगर जब कभी भी कहा जाए पर्सन, तो पर्सन में आपके कौन कौन यहाँ पे इंक्लूड हो गए, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। अब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 का, तो आर्टिकल 14 में मुख्य रूप से दो कैनोटेशंस को देखा था हम लोगों ने, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वह हम लोगों को यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और ब्रिटिश में इसका मूल है जो वहाँ से ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम लोग कॉन्सेप्ट किसका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है हमारा, वह अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे दो तीन मुख्य बातें, और वह बातें क्या है दोस्त, पहला बात यहाँ पे आप लोग ये याद रखेंगे कि स्टेट का परिभाषा क्या होता है, स्टेट का परिभाषा क्या है, क्लियर है। और स्टेट के परिभाषा के साथ साथ स्टेट को क्या कहा गया है, कि वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा, उसको इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के उसको मिलने से। साथ ही साथ यहाँ पे पर्सन वर्ड लिखा हुआ है, तो पर्सन के बारे में डेफिनेशन हम लोग आगे देखें अभी, कि पर्सन के अंदर वे सभी इंक्लूड होते हैं, सिटीजन भी और फॉरेनर भी, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना है कि पर्सन क्या होता है, तो पर्सन वे सभी लीगल पर्सन माने जाएंगे जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में हैं, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने ब्रिटिश ओरिजिन से लिया हुआ है, बट यहाँ पे इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वह हम लोगों ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे कैनोटेशंस के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कहने का जो सेंस है वो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे अगर आप देखें, तो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के फेवर में स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेष विशेषता की नहीं, सुविधा की एब्सेंस की बात करता है, अनुपस्थिति की बात करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें दोस्त, नेक्स्ट में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वह क्या है, वह है हमारा इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट। कहने का सेंस क्या है कि सभी पर्सन को, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि यहाँ सेंस में दूसरा में कि इक्वल सब्जेक्शन होगा सभी पर्सन के लिए। जो भी पर्सन किसी भी तरीके का अगर का सपोज कीजिए कि ऑफेंस करता है या फिर किसी भी तरीके का अगर लॉ बनाया जाता है, तो सभी सभी पर्सन को इक्वली लागू होगा। और ऑर्डिनरी लॉ जो कि पहले से जिस तरह से लागू कानून बना है उसी के तर्ज पर और उसी तरीके से उस कानून को एडमिनिस्टर करके लोगों पर लागू होगा, और कोर्ट के द्वारा भी उसी चीज़ों को लागू करवाया जाएगा। ये सेंस यहाँ पे कहने का है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन इज, यहाँ पे देखिए नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये हमारा कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, याद रखिएगा कि नो वन इज द अबव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लॉ का सबसे मुख्य पुस्तक कौन सा है, लॉ है। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं, जो भी यहाँ पे पर्सन है, ये कोई भी हो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ से ऊपर नहीं होगा। चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई क्लास का हो, लो क्लास का हो, ऑफिशियल में हो, नॉन ऑफिशियल में हो, बट यहाँ पे नो वन इज अबव द लॉ, ये कहने का यहाँ पे सेंस है। नेक्स्ट जो कैनोटेशन है हमारे पास वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहने का सेंस क्या है,
इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। कोई भी व्यक्ति को अगर वो इक्वल सर्कमस्टेंसेस किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, दो व्यक्ति ने मर्डर किया और एक व्यक्ति रिच है और एक पुअर है, तो लॉ ये कहता है कि दोनों को जो ट्रीट किया जाएगा वो एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा जो लॉ में कहा गया है। इस बात से मैटर नहीं करता है कि ये रिच है और ये पुअर है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, अगर सेम घटना हुआ है, सेम ऑफेंस हुआ है, तो वहां पर क्या होगा कि इक्वालिटी, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। बोथ इन द प्रिविलेजेस, बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। जो भी लॉ के द्वारा जो भी लाइबिलिटी कन्फर्ड किया गया, प्रिविलेज किया गया है, वे सभी के लिए बराबर होगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकंड में कहा जा रहा है कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। ये सिमिलर एप्लीकेबल होगा लॉ सभी के लिए, सेम लॉ ऑल पर्सन के लिए जो सिमिलर सिचुएटेड में है। कहने का सेंस यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या कहा जा रहा है कि सपोज कीजिए कि जो भी यहाँ पे लॉ बनाया गया है वो सभी के लिए एक जैसा एप्लीकेबल होगा, सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, जो एक स्थिति में एक जैसे सिचुएशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि मान लीजिए कि गवर्नर है, तो हर स्टेट का गवर्नर का एक पोजीशन है, तो सभी गवर्नर को एक तरीके का प्रिविलेज मिलेगा, एक ही जैसा सुविधा मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ राज्यों के गवर्नर को अलग सुविधा होगा, कुछ गवर्नर्स को अलग सुविधा होगा। कहने का और एग्जाम्पल देने का सेंस यही है यहाँ पे कि सिमिलर एप्लीकेबल होगा सभी के लिए, सेम लॉ और ऑल द पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लेकर के, तो यहाँ पे क्या है कि द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे दो बातें ध्यान दीजिएगा। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि जो भी व्यक्ति को जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी होता क्या है कि जो भी लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी, जैसे मान लीजिए कि अगर सेम पोस्ट में है तो प्रिविलेजेस सेम मिलेगा, जो जिस जगह पे है, जिस तरह का क्राइम किया है, जिस तरह का ऑफेंस किया है, उसको उसी लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, ना कि उसके साथ भेदभाव करके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का भेदभाव किए बिना सेम उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे हर एक व्यक्ति को किया जाएगा। यहाँ पे कहने का सेंस यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें यहाँ पे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, एक प्रकार से यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कहा जाता है कि दोनों, चाहे ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट रखता हो या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रखता हो, लेकिन दोनों का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि एस्टेब्लिशिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। दोनों का सेम यहाँ पे स्टेटस एक ही है कि यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश करने का, क्या स्थापित करने का। तो यहाँ पे देखिए कि इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस, ये तीनों चीज़ों को एस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये दोनों कैनोटेशंस का ऑब्जेक्टिव एक ही है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस आर्टिकल 14 को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। अभी यहाँ पे कहने का सेंस आप समझाता हूँ आपको कि क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में। कि सपोज कीजिए कि कभी कभी ये होता है, आप लोग देखते होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जो भी व्यक्ति इक्वल स्टेटस पर है और कोई उस स्टेटस पर नहीं है, तो उस केस में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर क्या होता है कि उसको अप्लाई किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सभी लोग यहाँ पे सिटीजन हैं इंडिया के, लेकिन किसी को रिजर्वेशन मिलता है, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, किसी को प्रिविलेज मिलता है, किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिलता है। तो यहाँ कहने का सेंस ये है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली,
देन आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। इसका मतलब है कहीं पर भी किसी भी एक्सेप्शंस की वजह से, कुछ अपवाद की वजह से, जहाँ पे इक्वल और अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इसका कहने का सेंस है, क्या यहाँ पे इसमें बात कहा जा रहा है। समझिएगा कि आर्टिकल 14 जो है एक प्रकार से फॉरबिड्स, भूल जाता है क्लास लेजिस्लेशन का, मतलब डिफरेंट करने को लेकर के। इट परमिट्स, आर्टिकल 14 जो है वो परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन्स बाय लॉ। समझिए यहाँ पे कि आर्टिकल 14 जो है वो रोकता है क्लास लेजिस्लेशन का, और यहाँ पे कहा जाता है कि रीजनेबल, जैसे लेजिस्लेचर को ही अधिकार है क्या करने का, डिस्क्रिमिनेट करने का। डिस्क्रिमिनेट कहने का मतलब है कि किसी को रिजर्वेशन देना है, किसी को रिजर्वेशन नहीं देना है, किसी को सुविधा देना है, क्या सुविधा देना है, नहीं देना है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के लेजिस्लेटर को अधिकार है बनाने का। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे सब्जेक्ट के साथ में, विषय वस्तु के साथ में, या फिर कोई पर्सन के साथ में, या किसी भी लॉ को ट्रांजेक्शन करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, तो वो रीजनेबल होना चाहिए। जो भी आप डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन जो क्रिएट करेंगे वो एक प्रकार से रीजनेबल होना चाहिए। अगर ये रीजनेबल नहीं है तो ये मान के चलिए कि वह एप्लीकेबल नहीं होगा। बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, स्पष्ट यहाँ पे कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्लासिफिकेशन कीजिए, वहां पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा, बट वह क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी और मनमाने नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, और इवेसिव नहीं होना चाहिए कि बदले के भाव से या फिर विरोध के भाव से नहीं होना चाहिए। रेदर इट शुड बी बेस्ड ऑन इन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल और सब्सटेंशियल डिफरेंसेस। एक ऐसा डिफरेंशियल होना चाहिए कि वो रीजनेबल हो, लोगों को उसे एडवांसमेंट हो सके। जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो मुख्य धारा से छूटे हुए हैं, उनके लिए होना एक अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अगर प्रिविलेज मिल रहा है तो उसके पीछे का ग्राउंड क्या है, वो रीजनेबल ग्राउंड है या नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में यहाँ पे कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ जो है हमारा, वह एक प्रकार से रूल ऑफ लॉ से ही निकला हुआ हमारा इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। क्या बोल रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ से ही हम लोगों का कौन सा एलिमेंट निकला हुआ है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वह किससे संबंधित है और किसका एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट बता सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ का है। और इसे प्रोपाउंड किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई दफ़ा सवाल पूछा जाता है कि एवी डाइसी के द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया था, जो आपके ब्रिटिश जूरिस्ट के द्वारा इस चीज़ को किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि आखिर रूल ऑफ लॉ को लेकर के जो बात कहा जाता है कि इसमें कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जिसको लेकर के रूल ऑफ लॉ की बात कहते हैं। पहला है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, किसी भी तरीके का मनमाने पावर को एब्सेंट की बात करता है। इसका मतलब क्या है कि नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। जब तक कोई भी व्यक्ति किसी कानून को नहीं तोड़ता है तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ पे कह रहा है, यही बात यहाँ पे कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी, मनमाने तरीके से नहीं करने की बात कहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि अभी मैंने बताया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ किसका एलिमेंट है, तो हमारा रूल ऑफ लॉ का है, जैसा कि हम लोगों ने इसको डिटेल से देखा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्ड इसमें कैनोटेशन इसका मीनिंग के एलिमेंट्स की बात करता है, तो वह हमारा प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो तीसरा पार्ट है, तीसरा में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो प्राइमेसी है, जो प्राथमिकता जो दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है इंडिविजुअल के राइट्स को। क्या कहा जा रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड। कहने का सेंस यहाँ पे एक बार गौर से समझिए कि ये सेंस क्या कहना चाह रहा है, क्या मीनिंग है इसका। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्रकार से वो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल।
एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। बात यहां पे समझिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? लोगों के इंडिविजुअल राइट्स का, रेदर देन, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ सोर्स ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्त, वह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, मैंने आपको प्रीएम्बल में पढ़ाया था, प्रीएम्बल को अगर आपने वीडियो देखा होगा कि सोर्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से है दोस्त? तो वह है सोर्स हमारा इन वी द पीपल से। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वह क्या है? हमारा लोगों के राइट्स का। और यहाँ पे प्राइमेसी किसका बात कहा जा रहा है? प्राइमेसी कहा जा रहा है कि लोगों के इंडिविजुअल राइट्स का। लेकिन हमारे यहाँ पे सुपरमेसी और प्राइमेसी किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे सही बात देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम, नॉट द थर्ड वन। यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है? जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, पहला एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी का, आर्बिट्ररी लॉ, और दूसरा में इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये दोनों अप्लाई है, ना कि हमारे पास ये एप्लीकेबल है। और यही कहा जाता है कि हमारे यहाँ का जो इंडियन सिस्टम है वह द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल, नॉट द रिजल्ट। यहाँ पे तो रिजल्ट की बात कह रहा था, रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। बट हमारे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें आगे की ओर, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बात कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ जो है एज इम्बॉडीड इन आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के अंदर ही हमारा इम्बॉडीड है। और क्या क्या कहा जा रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना चाहूंगा कि केशवानंद भारती के केस में हम लोगों ने देखा है, सुने थे, बताए थे आप लोगों को, केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था, और रूल ऑफ लॉ जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है। याद रखिएगा दोस्त, ये सवाल कई दफ़ा पूछा भी गया है कि जो रूल ऑफ लॉ है जो वह क्या बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है? तो एस, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स का एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ। और क्या कहा जा रहा है कि जब जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन अगर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्लियामेंट के पास इतना पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सके या फिर अमेंड कर सके। इस यही बात कहा गया कि हैंस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट। इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। और जब रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है दोस्त, तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता नहीं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के अंदर ही ये तीनों चारों बातें था, जो कि दो बातें हमारे पास एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास है इक्वालिटी को लेकर के। क्या एक्सेप्शंस है उसे हम लोग देखते हैं। द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस टू इट। समझिए यहाँ पे कि आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होता है। और ये चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में देखने को मिलेगा या फिर अदर जगह पे देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि दीज आर मेंशन्ड बिलो। क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज का मतलब होता है छूट या सुविधा को। क्या कहा जा रहा है ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जब आप मेंस में लिखेंगे उस टाइम भी आपको लिखने की जरूरत पड़ेगा कि आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस को बताइए। तो ध्यान रखना है कि मेंस में कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारे डायमेंशन से रेडी होकर के रहना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 361 क्या कहता है। तो यहाँ पे एक बार गौर से देखिए कि आर्टिकल 361 क्या कहता है। द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में जो है आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं होगा। किस मैटर में? कि जब वो ऑफिस में है, अपने ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपने पावर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय अपने जब पद पे है गवर्नर और प्रेसिडेंट, उस वक्त किसी भी
हालत में उसे कोर्ट में जा करके आंसर देने की जरूरत नहीं है। ये बात का प्रिविलेज है किनके पास? प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। नेक्स्ट क्या है दूसरा में कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड, किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट नहीं किया सकता है। और कंटिन्यूड, अगर पहले से भी कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो उसको भी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। कब तक? जब तक वे बने हुए हैं अपने पोस्ट पर, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर या फिर गवर्नर के पोस्ट पर। कंटिन्यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये बात याद रखिएगा। आर्टिकल कितना है दोस्त यहाँ पे? तो आर्टिकल है हमारा ये 361 को लेकर के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि आर्टिकल 361 के अंतर्गत ही कि नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, जब प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पर हों, गवर्नर जब अपने पोस्ट पर हों, तो किसी भी तरीके का प्रोसेस नहीं किया जाएगा उनको अरेस्ट करने को लेकर के या फिर उनको कैद करने को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। क्या कहने का सेंस है यहाँ समझ लीजिए आप कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का आपका सिविल मैटर्स को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें एक्सेप्शंस में है कि अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months नेक्स्ट आफ्टर नोटिस हैज़ बीन डिलीवर्ड। देखिए इस बात से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस बात को समझने का, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा गया है आपका यूपीएससी में भी और अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है कि वैसे तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शंस में याद कर लेते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोसेस नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सिविल के मैटर में क्या प्रोविजंस दिया गया है कि सिविल का कोई मैटर अगर चलाना हो गवर्नर के अगेंस्ट में या फिर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में तो उनको 2 महीने पहले नोटिस देना होगा और 2 महीने के नोटिस के एक्सपायरी के बाद ही सिविल मैटर को चलाया जा सकता है। ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन पर एक्सेप्शन है ये चीज़ें, ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आर्टिकल 361, अभी हम लोगों ने 361 देखा था, इसमें 361A 361A में क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर भी अब सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं किया जाएगा। लेकिन किस संदर्भ में? अगर वह व्यक्ति पब्लिकेशन करता हो न्यूज़ का, रेडियो में पब्लिश करता हो, ब्रॉडकास्ट करता हो, टेलीविज़न में, किस चीज़ को? जो भी पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा में और लोकसभा में जो भी कार्यवाही चल रहा हो, और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट का चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, ये चारों हाउस में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है दोस्त, और उस प्रोसीडिंग्स को लेकर के अगर किसी भी तरीके का रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्ट कहने का मतलब, रिपोर्टिंग मतलब है कि न्यूज़ में प्रिंट किया जा रहा है, रेडियो में दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, टेलीविजन में दिखाया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी पर्सन पर सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। प्रेसिडेंट के अलावा, गवर्नर के अलावा पर्सन को भी अधिकार है, बट कंडीशन क्या है कि आप हाउस का, दोनों हाउस का, यूनियन में जो आपका पार्लियामेंट का हाउस है दोनों, और लेजिस्लेचर का जो है स्टेट का, उस दोनों हाउस का प्रोसीडिंग्स को अगर आप पब्लिश करते हैं, दिखाते हैं, उसको आप न्यूज़ में प्रिंट करते हैं, रेडियो में दिखाते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का क्या नहीं लग सकता है? क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 105। 105 में क्या कहा जाता है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। क्या कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रोसीडिंग्स नहीं किया जा सकता है और उसे कोर्ट में भी लाया नहीं जा सकता है। कब दोस्त और किस संदर्भ में? यहाँ पे देख लीजिए एक बार गौर से। ये बात कहा जा रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी थिंग सेड, कुछ भी अगर कहा गया हो, और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। आप देखिए, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और वहाँ पार्लियामेंट में जब सदन चल रहा हो, तो डिबेट चल रहा हो, बहस चल रहा हो, तो वहाँ पे अगर आपने कुछ कहा है और मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट वालों को अगर चोट लग गया, चोट लगने का मतलब दिल पे
थोड़ा ले लिए और वो बोलेंगे नहीं इनके अगेंस्ट में मैं कोर्ट करूंगा, इनके ऊपर मैं केस करूंगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, वो इंस्टीट्यूट नहीं होगा। कहाँ पे? किसी भी कोर्ट में, जब प्रोसीडिंग्स के दौरान में अगर बातें कुछ कहा गया है तो। और मान लीजिए कि आपने कोई वोट दिया और पता चला कि आपने किसी के अगेंस्ट दे दिया, आपने जिसके फेवर में देना था नहीं दे, तो उस केस में भी वहां पे उस मामले को लेकर के कमेटी का निर्णय हो रहा था, कमेटी का सिलेक्शन हो रहा था और आपको वोट करने का मौका मिला। लेकिन आप मान लीजिए कि पार्टी ए के साइड में थे और आपको लगा कि पार्टी बी के साइड से जो व्यक्ति खड़ा है वो बेहतर आदमी है, तो आपने उसके साइड में वोट कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया या फिर उनके सपोर्ट में कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकता है कोई भी व्यक्ति कोई भी मेंबर के खिलाफ में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए क्या कहा जाता है कि आर्टिकल, अब सेम कंडीशन आपने देखा पार्लियामेंट का, अब स्टेट में आ जाइए। स्टेट में भी यही सेम आपको प्रोविजंस देखने को मिलेगा कि नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट shall be liable to any proceedings in the court in respect of anything said or vote given by him legislature or any committee thereof। सेम चीजें हैं, वहां पे आर्टिकल कितना था हमारा 105 था और यहाँ पे आर्टिकल है हमारा कितना, तो यहाँ पे आर्टिकल है हमारा 105 है और वहां पे 194 आर्टिकल था। आई होप समझ में आ रहा होगा चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट हमारा जो है, इस लाइन को आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 31C के बारे में कहा जाता है और आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 31 क्या चीज़ का बात करता है, राइट टू प्रॉपर्टी का, जो कि अभी इसे डिलीट करके कहाँ पे शिफ्ट करा दिया गया है आपका 300A में, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ पे आर्टिकल 31C जो है एक प्रकार से एक्सेप्शन है कि अगर आर्टिकल 14 का क्या एक्सेप्शन है दोस्त, कि ये प्रोवाइड करता है कि दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के पार्ट 4 में है और पार्ट 4 में जो भी बातें कहा गया है वो सरकार को ये ड्यूटी है एक प्रकार से कि वो जब भी कभी लॉ बनाए तो डीपीएसपी को लागू करे और डीपीएसपी में दिए गए प्रोविजंस को भी वो क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। तो जब कभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39 का क्लाउज बी और क्लाउज सी, ये याद रखिएगा दोस्त कि आर्टिकल 39 का क्लाउज बी और क्लाउज सी अगर इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट अगर कोई भी कानून बनाती है तो उस केस में आर्टिकल 14 वायलेट नहीं होगा। और इस ग्राउंड पे भी हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का वायलेशन अगर होता है कब, जब स्टेट सरकार आर्टिकल 39 को इंप्लीमेंट करने के लिए और आर्टिकल 39 का क्लाउज बी और क्लाउज सी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर स्टेट कोई भी कानून बनाती है तो हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे कि आर्टिकल 14 जो है हमारा वायलेट हुआ है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर सर यहाँ पे आर्टिकल जो है हमारा 39 का क्लाउज बी क्या कहता है और क्लाउज सी क्या कहता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। गौर से समझिएगा यहाँ पे कि आर्टिकल 39 का क्लाउज बी और क्लाउज सी को जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो स्टेट को पावर दिया गया है आर्टिकल 31C के तहत, आर्टिकल 31C के तहत कि वे लॉ बना सकते हैं और जब लॉ बनाएंगे तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 39B है क्या और आर्टिकल 39C है क्या, क्या क्या कहा जा रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, और सेकेंड में है आपका सी में कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसे ध्यान से एक बार गौर से समझिए आप कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो मान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रिसोर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कहने का सेंस है कि रोड, सड़कें या फिर एक्वायर किया जाता है कोई भी चीज़ों को, तो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये बात यहाँ पे कहने का सेंस है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहता है। तो उस केस में अगर हमारा इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 39 के लिए अगर कानून बनाया गया है
तो उसका वैलिडिटी नहीं माना जाएगा। और गवर्नमेंट को यह भी कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत में कि आपको ऐसा लॉ बनाना है कि किसी जगह पर, किसी व्यक्ति, किसी खास जगह पर वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन न हो और सभी का मीन ऑफ प्रोडक्शन हो, मतलब सभी के लिए जो भी देश में प्रोडक्शन हो वो सभी के लिए उसमें सभी का भागीदारी हो। भागीदारी कहने का मतलब है कि सभी का उसमें हक अधिकार हो। इस तरह का लॉ बनाने का प्रोविजंस की बात करता है। जो ये दोनों चीज़ों को एप्लीकेबल करने के लिए अगर गवर्नमेंट लॉ बनाती है स्टेट, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी इस संदर्भ में क्या कहा है, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31C, जहां पे आर्टिकल 31C आएगा वहां पे आर्टिकल 14 आउट हो जाएगा, वहां पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा गया है यूपीएससी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ आपको ध्यान यहाँ रखना है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर गुड कॉमन गुड। और यहाँ पे आर्टिकल 39C में कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन करना, रोक लगाना है कॉन्सेंट्रेशन पर वेल्थ का, और वो सभी जो प्रोडक्शन होगा वो सभी के लिए अवेलेबल हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आर्टिकल 31C जब आएगा और 31C के तहत जब लॉ बनाया जाएगा इंप्लीमेंट करने के लिए दोनों आर्टिकल्स को, तो उस टाइम हमारा आर्टिकल 14 वहाँ से आउट हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें दोस्त आगे की ओर, तो यहाँ पे गौर से देखिए कि दो जगह पे और भी हम लोगों को प्रिविलेज देखने को मिलता है जहाँ पे आर्टिकल 14 का एक्सेप्शंस की बात कहा जाता है। और वह हमारा क्या है, वह हमारा कि फॉरेन सॉवरेन रूलर, एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स ये भी इंजॉय करते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एम्बेसडर्स जो होते हैं, डिप्लोमेट्स जो होते हैं, और जो इंडिया में भी जो बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेट्स हैं अलग अलग कंट्री के, या फिर हमारे कंट्री वाले दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे स्टेट कहने का मतलब दूसरे कंट्री में हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगा। ये भी आपका एक इम्यूनिटी है, या फिर बोल सकते हैं यह भी एक प्रकार का एक्सेप्शन के केस में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है लास्ट में कि यूएनओ का और उसके एजेंसीज को भी इंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, और ये भी क्या करते हैं, इन लोगों के लिए भी आपका आर्टिकल 14 जो है एक्सेप्शंस के रूप में है। आई होप ये बातें सारी समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने सारी बातों को देखा और सारी चीज़ों को समझने का भी कोशिश किया। आर्टिकल 14 का सारी चीज़ें एम लक्ष्मीकांत से सारा मैंने कवर करवा दिया। यहाँ पे आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहे हैं, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों से कहना यही चाहूँगा कि यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।